मीम कॉइन्स आर हेयर टू स्टे। एक चीज समझ में आ गई, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, मीम कॉइन्स आर हेयर टू स्टे। जेनजीस को लोग बोलते हैं कि दे आर नॉट एज स्मार्ट। वो फाइनेंशियल इनहेलेशन है कि आप रोको हमें। आप कह रहे हो कि घर नहीं लेना, कोई बात नहीं, हम लेंगे क्रिप्टो। हम ना स्टॉक लेंगे ना घर लेंगे, आपका कोई एसेट ही नहीं लेंगे जिस पे आप कंट्रोल करते हो। मोस्ट ऑफ द मीम कॉइन्स की सेल्स पिच क्या है? वी हैव नो स्केड्यूल, वी डोंट हैव अ रोड मैप, नो रोड मैप, जीरो रोड मैप। क्यों? क्योंकि रोड मैप नहीं है तो रोड मैप फेलियर का रिस्क ही नहीं है। कि दुनिया की सबसे अच्छी परफॉर्मिंग जो स्टॉक एक्सचेंज थी वो जिम्बाब्वे की थी, लेकिन क्या इज दैट अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द इकोनॉमी? मीम कॉइन एक्चुअली इज अ रेवोल्यूशन नाउ। वो रिटेलिएशन का तरीका है कि आप जो भी रूल्स आज तक आपने बनाए ना, हमने सब तोड़ के एक नए स्पेस बना दी। इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे बड़े फिनोमिना, और वो है मीम कॉइन्स। राइट। मेरा बिल्कुल सबसे हेटेड टॉपिक है, बट मेरे हेट करने से या मेरे प्यार करने से या आपके प्यार करने से, आपके बिलीव करने से मीम कॉइन्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे नफ़रत करने से, मैं ही नफ़रत कर रहा हूँ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मीम कॉइन्स आर हेयर टू स्टे। एक चीज़ समझ में आ गई, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, मीम कॉइन्स आर हेयर टू स्टे। मैंने कुछ दिन पहले मीम पे काफ़ी स्टडी करी। मैं इतने सालों में मैं मीम का एम नहीं पढ़ता था, एंड जितना मैं इसकी डीपर स्टडी करी कि क्यों ये फिनोमिना बढ़ता चला जा रहा है, क्यों, तो मेरे पास कुछ कंक्रीट आंसर्स मिले हैं। मैं वो शेयर भी करूँगा आपके साथ, लेकिन उससे पहले मैं आप ही से डिस्कस करूँगा, आपसे शुरुआत करूँगा। व्हाट इज़ योर टेक ऑन मीम कॉइन्स? और मीम कॉइन्स के अंदर जो ये डोनाल्ड ट्रंप जैसे जब लोग आते हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मीम कॉइन को अपने ट्विटर हैंडल से पब्लिश करता है और अनाउंस करता है कि ट्रंप का मीम कॉइन आ गया है। पहले लोगों को लगता है कि अरे यार ये तो हैक हो गया। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जब 4 घंटे तक क्लैरिटी नहीं आती तो लगता है नहीं ये सच है। और फाइनली वो देखते ही देखते बिलियंस डॉलर मार्केट कैप हो जाता है उसका, 8-10 बिलियन यूएस डॉलर मार्केट कैप हो जाता है। अब ऐसा लगता है कि जब अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ही इसको स्टैंप कर दिया है और इशू कर दिया है, तो अब तो मीम कॉइन्स को वैसे भी दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। एक तरीके से लेजिटिमेसी मिल गई है। सो व्हाट इज़ योर ओवरऑल टेक ऑन दिस? मैं चाहता हूँ कि आज हम मीम कॉइन पे वो डिस्कशन करें कि जो लिसनर है, जो ऑडियंस है, उनको जो कन्फ्यूजन रहती है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, वो क्लैरिटी लेके जाए। और हम कोई ओपिनियन या हमको ये नहीं बोलने वाले कि मीम कॉइन्स खरीदो, मीम कॉइन्स में ये करो, मीम कॉइन, हम डिस्कशन करेंगे, लोगों को ओपिनियन बनाने में हेल्प करेंगे कि भैया क्या है फिनोमिना। राइट। देखिए, पहले तो डिस्क्लेमर, आई एम अ बिलीवर ऑफ मीम कॉइन्स। यू आर अ बिलीवर आई एम अ बिलीवर एंड आई एम नॉट एट ऑल अ बिलीवर, बट कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और वो जो कि मैं मीम कॉइन के हक में ही बोलूंगा। नहीं, आप अगेंस्ट भी बोलिए। मैं अगेंस्ट, मेरे को अगेंस्ट बोलने के लिए भी मेरे पास बहुत कुछ है। हाँ, मैं दोनों तरफ ही मैं तो agree ये करता हूँ। समझना चाह रहा हूँ कि फिनोमिना बढ़ क्यों रहा है यार, क्या कब रुकेगा, और ये रुकेगा भी कि नहीं? ये नहीं रुकेगा, और ये इस रैली की सबसे बड़ा नैरेटिव रहने वाला है। और ये बात मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, आप मेरे पिछले 2 साल के इंटरव्यूज़ में से कोई भी इंटरव्यू निकाल के सुन लो, मैंने हर इंटरव्यू में सेम बात बोली है हमेशा कि मीम कॉइन्स आर हियर टू स्टे। वाई? बिकॉज फाइनेंशियल इनहाइलेशन है यूथ में। कैसे? कि मान लीजिए आज का जो जेनजी है, आज का जो वो है, जो यंगस्टर है, बिल्कुल जो जस्ट फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज है, जिसकी अभी जॉब लगी है, वो देखता है कि यार अच्छा मेरी सैलरी 50,000 है, अरे मैं घर ले ही नहीं सकता, मुझे अगले 100 साल काम करना पड़ेगा तब मैं एक ढंग का घर अफोर्ड करूँगा अगर मुझे ग्राउंड अप खरीदना है। राइट। बैंगलोर जैसे शहरों में वो अनअफोर्डेबल है, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली में, राइट, घर खरीदना। पीपल आर स्ट्रगलिंग, तो उनके लिए वो नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि चलो अच्छा अच्छी घड़ी ले लेता हूँ, है ना। फिर वो देखते हैं यार अच्छा रोलेक्स में मुझे पहले हिस्ट्री बनानी पड़ेगी, अगर मेरे पास आज रोलेक्स खरीदने के पैसे भी हैं तो रोलेक्स कहता है कि पहले हमारे बेस मॉडल्स आप खरीदो जिनकी वैल्यू नहीं बढ़ती, जब आपकी हमारे साथ हिस्ट्री होगी हम तब आपको डेटोना देंगे। हर चीज़ इतनी गार्डेड है, हर चीज़। तो उन्होंने क्या बोला कि घड़ियों का कल्ट नहीं है, हमें घड़ियों से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें जूतों से पड़ता है। बिकॉज अगर आप मिलेनियल्स में देखो, बूमर्स में देखो, हमारे लिए घड़ी कल्ट थी, हमारे पेरेंट्स के लिए घड़ी कल्ट थी, राइट। जूते हमेशा काले या भूरे पहने जाते थे, बिल्कुल प्लेन रखे जाते थे। घड़ियाँ फैंसी रखी जाती थी। उन्होंने कहा घड़ी हम स्मार्ट वॉच कर देंगे जिसपे एक स्क्रीन है, कुछ अलग नहीं होगा। जूते में मैं
स्नीकर्स पे आ जाऊंगा रंग बिरंगे अलग अलग, और उनकी वैल्यू को इतना बढ़ा दूंगा, उसको कल्ट बनाऊंगा। जेनजी में घड़ियों से ज़्यादा बड़ा कल्ट जूते। जूते। और आपके डैड या मेरे डैड इस बात को अगर उनको कोई समझाए, वो समझेंगे नहीं कि जूते क्यों कल्ट हैं। एक इंसान की उसकी घड़ी से पहचान होती थी पहले, अब जूतों से होती है, क्योंकि दे फ्लिप्ड इट, दे आर वेरी स्मार्ट। जेनजीज को लोग बोलते हैं कि दे आर नॉट एज स्मार्ट। वो फाइनेंशियल इनहेलेशन है कि आप रोको हमें, आप कह रहे हो कि घर नहीं लेना, कोई बात नहीं, हम लेंगे क्रिप्टो, हम ना स्टॉक लेंगे ना घर लेंगे, आपका कोई एसेट ही नहीं लेंगे जिस पे आप कंट्रोल करते हो। क्यों? क्योंकि सेंसेक्स एक पीक मार चुका है, वो 8-10% से 12% से 15% से बढ़ जाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ सकता ना। तो कह रहे हैं हमारा तो वेल्थ क्रिएशन उधर हो ही नहीं सकता, और हम कैसे बीट करेंगे। तो उन्होंने अपने एसेट क्लास बना। अच्छा अब चलो क्रिप्टो में आ गए। क्रिप्टो में क्या हुआ, फिर जो बिग बनी थी, बूमर्स से मिलेनियल्स से, वो एलपीज बने, उन्होंने वीसीज को पैसे दिए, वीसीज ने नैरेटिव्स और उसके अराउंड प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू किए और डिलीवर ही नहीं किए। आप 2017 से हो, मैं 2016 से हूँ स्पेस में, इतने सालों में आपने कितने प्रोजेक्ट, 99% भी शायद कम है नंबर, बड़ा ही होगा इससे, प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने प्रॉमिस किया और डिलीवर नहीं किया एंड में। बहुत कम होते हैं जो एक्चुअल अपने प्रोमिस को डिलीवर करते हैं, राइट। वाइट पेपर और ये सब कुछ प्रोमिस पे टोकन्स आए, कभी प्रोडक्ट नहीं आया, कुछ नहीं आया, और वीसीज डंप करके रिटेल पे चले गए। रिटेल कह रहा है यार ये फिर बूमर और ये आ गए मिलेनियल्स हम पे डंप करने विद वीसी मनी, हम इसका बदला लेंगे कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट से। वो डीजन्स हुए, डीजन्स ने एक मूवमेंट लेकर आए कि कम्युनिटी ड्रिवन हो। मोस्ट ऑफ द मीम कॉइन्स की सेल्स पिच क्या है, वी हैव नो स्केड्यूल, वी डोंट हैव अ रोड मैप, नो रोड मैप, जीरो रोड मैप। क्यों? क्योंकि अगर रोड मैप नहीं है तो रोड मैप फेलियर का रिस्क ही नहीं है। नो टीम एलोकेशंस, राइट। उससे वो एक कम्युनिटी ड्रिवन, ऑब्वियसली उसमें कुछ लोगों ने फ़ायदा, स्कैम्स हुए, लोगों ने नुकसान करने की कोशिश करी, बट इसने एक इंडस्ट्री को बिल्कुल फ्लिप कर दिया कि या तो बिल्कुल मीम कॉइन्स हैं जो बिल्कुल गैम्बल है, जिनका कोई अंडरलाइंग वैल्यू ही नहीं है, सिर्फ कम्युनिटी का बिलीफ है तो वो प्राइस है, कम्युनिटी का बिलीफ जिस दिन नहीं है वो प्राइस जीरो है। या फिर अब बिल्कुल आप डिलीवर करो, प्रोजेक्ट अच्छा लेकर आओ, प्रोजेक्ट आप पूरा परफॉर्म करो, प्रोडक्ट लेकर आओ, तब उसकी वैल्यू बनेगी। जिनको पहले क्या होता था कि लोगों को लगता था कि अच्छा यार ये भी इसका प्रोडक्ट नहीं है, ये नैरेटिव है, इस पे पैसे डाल देता हूँ, क्या पता इसका प्रोडक्ट आ जाए। तो गैम्बल करने वाले लोग भी थे उसमें, प्रोडक्ट आ जाता था तो गुड था, नहीं आता जीरो हो जाता था, बट वीसीज पैसा बना जाते थे। अब क्या है, गैम्बलिंग के लिए हो गए मीम कॉइन्स, और जो प्रोजेक्ट एक्चुअल में अब डिलीवर करेंगे, जो एक्चुअल में वैल्यू क्रिएशन करेंगे, उनकी वैल्यू होगी। तो मेरे को लगता है ऑल इन ऑल ये स्पेस के लिए गुड है, क्योंकि मीम कॉइन्स ने अगर आप देखोगे ना, यूटिलिटी कॉइन्स या जो कॉइन्स एक्चुअल में काम कर रहे हैं, उनका मार्केट शेयर नहीं खाया, उन्होंने खाया है फैड प्रोजेक्ट्स का मार्केट शेयर, जो काम नहीं कर रहे थे, जो अपने रोड मैप पे पूरा नहीं कर रहे थे, उनका मार्केट शेयर खा गए मीम कॉइन्स, विच इज़ अ गुड थिंग। अब कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट्स खा गए, तो दैट्स वाई आई टेंड टू बिलीव इन मीम कॉइन्स। मेरा ये मानना है कि बिल्कुल मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि पूरी दुनिया में एक चीज़ तो 100% श्योर है कि अनसर्टेनिटी बढ़ी है, और अनसर्टेनिटी और एक इनसिक्योरिटी बढ़ी है। कि हमने पहले भी इस पे बात करी कि इन्फ्लेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि उसको बैंक डिपॉजिट में कुछ नहीं मिल रहा, उसको स्टॉक मार्केट्स में कुछ नहीं मिल रहा। आप जिम्बाब्वे की स्टॉक मार्केट ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, बाय द वे कुछ लोगों को ये पता नहीं होगा, 2021 में और आज से 2-3 साल पहले एक न्यूज़ आर्टिकल आया था कि दुनिया की सबसे अच्छी परफॉर्मिंग जो स्टॉक एक्सचेंज थी वो जिम्बाब्वे की थी। लेकिन क्या इज़ दैट अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द इकोनॉमी? राइट। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि पूरी दुनिया इस टाइम डबल डिजिट में, अगर 8 बिलियन पॉपुलेशन है तो मेरे हिसाब से 2.5-3 बिलियन 4 बिलियन पॉपुलेशन जो है वो डबल डिजिट इन्फ्लेशन के अंडर रह रही होगी। तो ऐसे देश में जहाँ आप रात को सो रहे और सुबह को पता नहीं कि क्या होगा, उस देश के अंदर लोग अब चाहते हैं कि भैया हमारी जो मनी है वो वैल्यू लूज़ ना करे और हम इन्फ्लेशन के नंबर को तेज़ी से बीट कर सकें। वो उन्हें ग्रोथ कहीं मिल नहीं रही है। आज ऐसे जो हताश लोगों की कम्युनिटी है अब वही। और दूसरी बात है कि जो ये लोग हैं ना, मीम कॉइन एक्चुअली इज अ रेवोल्यूशन नाउ। वो रिटेलिएशन का तरीका है कि आप जो भी रूल्स आज तक आपने बनाए ना, हमने सब तोड़ के एक नए स्पेस बना दी, मुझे ये लगता है, एंड इट्स फिनोमिनल। हाँ, अच्छा मैं कई बारी ज़िंदगी में सोचता हूँ
मुझे स्क्विड गेम बहुत अच्छी लगती है डॉक्यूमेंट, मतलब वो जो नेट सीरीज पे जो स्क्विड गेम है, मैं उसको कई बार मैं उसको एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखता हूँ। मैं स्क्विड गेम को ज़िंदगी की तरह देखता हूँ कि ज़िंदगी में क्या आपके आसपास ऐसा हो रहा है। एक्चुअल में अगर आप देखो तो स्क्विड गेम के अंदर जो लोग गेम खेलना चाहते थे और जो लोग गेम नहीं खेलना चाहते थे, अगर आप देखो तो वो दो कल्ट ही हैं। एक कल्ट है कि नहीं मैं खेलूँगा क्या होगा, मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, मैं मर जाऊँगा तो क्या हुआ यार, मैं जीत भी तो सकता हूँ, और जीतूंगा तो कितना बड़ा रिवॉर्ड है। एक है कि कह रहा है कि नहीं मैं नहीं खेलूँगा, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, मैं वोट रेड करके आया हूँ, क्रॉस करके आया हूँ, मुझे यहाँ नहीं खेलना है, मुझे यहाँ से निकलना है, मैं सेफ रहना चाहता हूँ। वो एक अलग कल्ट है। दोनों कल्ट हैं, दोनों के ऑब्जेक्टिव, दोनों के एम्बिशंस, दोनों के मिशंस अलग हैं, लेकिन कल्ट दोनों हैं, सही गलत नहीं है। और ये जो रिस्क लेने की जो कम्युनिटीज़ हैं, जो ये कल्ट्स हैं, ये बढ़ रहे हैं। कौन बढ़ा रहा है? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, कौन बढ़ा रहा है बंदुल, कौन बढ़ा रहा है? ये कोई नहीं बढ़ा रहा है। जो हालात है इस टाइम, जो दुनिया भर में कई देशों के जो हालात हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, उनका जो फेलियर है, वो लोगों को इस कल्ट की तरफ पुश कर रहा है। एब्सोल्युटली। और सेकेंडली अगर इसको आप देखो ना, तो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स भी हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको इंस्टीट्यूशंस को गवर्न कौन करता है? पॉलिसीज ही गवर्न करती है। नहीं, इंस्टीट्यूशन एज एन क्रिप्टो इंस्टीट्यूशंस। हमारी इंडस्ट्री की बात करते हैं। अगर आप मानो FTX वाला सीन हुआ, मैंने आपको बताया, आई लॉस्ट मनी, राइट? अब हम डिस्कस कर ही चुके हैं उस बारे में। तो मेरे को सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, ऑब्वियसली मेरे को बुरा लगा यार, क्या लॉस्ट मनी, है ना, एवरीथिंग हैपेंड। बट नाउ मैंने आई सी कि यार इथेरियम इज ग्रोइंग गुड, एंड इथेरियम मुझे इस टाइम पे अंडर वैल्यूड लगता है। आई वांट टू टेक अ लेवरेज पोजीशन ऑन इथेरियम, राइट? मैं एक्सचेंज पे जाना नहीं चाहता, और कोई DeFi प्रोटोकॉल इस टाइम पे उतना स्टेबल नहीं है जिस पे आप लेवरेज पोजीशन ले सको DeFi में। मीम कॉइन सर्व्स दैट पर्पस कि हर मीम कॉइन बेसिकली इज 5 to 10x लेवरेज पोजीशन ऑफ दैट L1, जो उसका सबसे बड़ा मीम कॉइन है। तो एक उस पर्सपेक्टिव से भी बहुत लोग उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं कि अगर मैं सोलाना पे बहुत बुलिश हूं ना, तो मैं सोलाना के सबसे बड़े मीम कॉइन पे एक लेवरेज पोजीशन ले लूँ, एक पोजीशन ले लूँगा बहुत छोटी। अगर मेरे सोलाना पे 100 रुपये हैं तो मैं 5 रुपये की पोजीशन बॉन्क या ट्रम्प पे भी रखूँगा। अगर मैं इथेरियम पे हो तो मैं शिबा इनू या इस पे भी रखूँगा किसी पे। तो ये भी एक तरीका है, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ फाइनेंस नाउ कि वो है। जैसे कि अगर हम मीम्स की कैटेगरीज की बात करें तो पर्सोना बेस्ड मीम्स हैं, एनिमल बेस्ड मीम्स हैं, इवेंट बेस्ड मीम्स हैं, और इस सब से एक प्रेडिक्शन और एक डिसेंट्रलाइज नेचर जो है कम्युनिटी का, वो बिना किसी थर्ड पार्टी पे बिलीव किए भी चला सकते हैं। आप ये समझिए। फैक्ट यही है कि दुनिया भर में ये जो रिस्क लेने वालों का जो कल्ट है, ये बढ़ता चला जा रहा है। ये सिर्फ क्रिप्टो तक सीमित नहीं है, बाय द वे। ये हमने रॉबिनहुड ऐप में देखा था कि जो हमने जो गेम स्टॉप करके हमने जो फिनोमेना देखा, हमने ऐसे कई स्मॉल कैप्स में फिनोमेना देखा। वहाँ गवर्नमेंट्स ने रेगुलेट कर लिया, वहाँ उन्होंने नेक्स्ट गेम स्टॉप होने से तो रोक लिया। आप क्रिप्टो क्योंकि परमिशन लेस है, आप इसको सेंसरशिप रेजिस्टेंट है, तो यहाँ पे वो कल्ट डाइवर्ट हो गया। और जब वो कल्ट यहाँ डाइवर्ट हो गया है, जिसका नंबर ग्लोबल है, और दो सब और इनकी एक ही चीज़ है, जैसे कल्ट का थॉट प्रोसेस एक ही होता है, यहाँ अमीर बनने का नहीं है। ये एक तरीके का मीम को मैं ऐसे देखता हूँ कि जैसे इस कल्ट का लास्ट सेवियर है, राइट। एंड सेकेंडली इसको एज अ सेवियर देखते हैं। अगर हम फैक्चुअली भी देखें तो जो गेम स्टॉप के बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे वो डोज कॉइन के भी सेम थे। बहुत सारे लोग जो जिन्होंने गेम स्टॉक में पैसा डाला था उन्होंने ही डोज कॉइन में भी डाला था। दोनों के इन्वेस्टर बिहेवियर्स काफ़ी सेम थे, तो ऑब्वियसली वो सेम ऑडियंस ही थी। और दूसरी बात, आपने बहुत सही बात बोली यार कि उनका पर्पस सिर्फ पैसा बनाना नहीं है। उनका पर्पस, एक तो ये कल्ट बचाना है, दूसरा उनका पर्पस है एक बिगर पावर से लड़ना, एक कलेक्टिव इन्फ्लुएंस से। जैसे कि आपने वो गेम स्टॉप वाली डॉक्यूमेंट्री देखी है ऑन नेटफ्लिक्स, ग्रेट, आप उसको देखना, 3 पार्ट है, इसमें नाम भूल गया उसका, वेरी गुड डॉक्यूमेंट्री, अगर आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। उस डॉक्यूमेंट्री में
पूरे इंटरव्यूज़ हैं जिन्होंने भी गेम स्टॉक में इन्वॉल्व थे और सब कुछ था, सबका एक ही एजेंडा था कि हमें मेलविन कैपिटल को हराना है. मेलविन कैपिटल वॉज द कंपनी जिसने गेम स्टॉक को शॉर्ट किया हुआ था, राइट. एंड क्योंकि लोग बिग मनी से, इंस्टीट्यूशनल मनी से, क्योंकि उन्होंने इतना हैरास करा, उनके बीच में एक बदले की भावना थी उनके अगेंस्ट. हाँ. और वो पैसा बनाने से ज़्यादा उस कॉरपोरेशन से बदला लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इन्वेस्ट किया. और वो पैसा उसका बाय प्रोडक्ट था उनके लिए. तो ये कल्ट उस तरह से, तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये मीम इकोनॉमी इज़ हेयर टू स्टे, विल फ्लरिश. बिकॉज आप सोचो, जब हमारे डैड या हमारे दादाजी जब अपना एक्सप्रेशन किसी को बताना देते तो वो लेटर्स लिखते थे. हम लोग ईमेल और मैसेजेस पर आ गए, राइट. हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो जेनजीज हैं, जेन अल्फा है, वो मीम से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं कि हाउ आई एम फीलिंग. तो कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन का टुडे मीम्स. बिकॉज ह्यूमर के पीछे अगर आप कोई भी मीम देखोगे तो देयर इज एन इमोशन अटैच्ड. और इसीलिए ब्रांड्स मीम मार्केटिंग कर रहे हैं, मीम्स शेयरेबल कंटेंट होता है, वो इसी वजह से है. बिकॉज वो अंडरलाइन जो करंट है ना, जो अंडरलाइन इमोशंस है, एक्सप्रेशंस हैं, वो किसी न किसी तरह से तो कम्युनिकेट होना ही था. पहले वो लेटर्स में होता था, हमारे टाइम पे ईमेल्स और मैसेजेस में होने लग गया, अब वो मीम्स में हो रहा है. तो दैट्स व्हाई दिस कल्ट इज हियर टू स्टे. दैट्स इज द रीज़न कि जो मीम का जो फिनोमिना है वो बढ़ता चला जा रहा है. अब आ जाते हैं इसमें कि मीम्स के अंदर जब हम मीम्स pump.fun जैसे प्लेटफॉर्म्स पे हम 24 घंटे में हर सेकंड जब मीम्स को मिंट कर सकते हैं, तो ये एक डेंजरस स्पेस भी है. क्योंकि जब हर दिन हर पल हम, जैसे कि एक स्टैट ये बताता है कि मतलब वीकली 20-25 हज़ार मीम्स आ रहे थे सोलाना पे. अब तो ये वो बढ़ भी चुका होगा. अब तो कई देशों में मीम pump.fun को रेगुलेट करने की बात और बंद करने की बात की जा रही है, या उसको एक्सेस बंद करने की बात की जा रही है. बट फिर भी अभी भी फिनोमेना रुक नहीं रहा है. और जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अगर अपना मीम कॉइन इशू कर रहा है, तो ये तो फिनोमेना रुकने वाला नहीं है. फिर तो ये थम ही नहीं सकता. राइट. मतलब आप ये रोक ही नहीं सकते. अब तो आपने जो लोग इसके अंदर सोच रहे थे कि जो लेजिट कुछ कर रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मीम कॉइन लेजिट नहीं है बाय द वे, बट मैं कह रहा हूँ कि लोग कहेंगे यार एक्सक्यूज़ मी, मैं इतना मेहनत करके मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, टोकन और उसकी इकोनॉमी और टोकनॉमिक्स और ये और टेक पे काम कर रहा हूँ, व्हाई डोंट आई जस्ट गो टू द pump.fun और मैं जो फंड रेज कर रहा हूँ मैं pump.fun के लिए, अपने टोकन के लिए करूँ, वहाँ पे मैं लिक्विडिटी प्रोवाइड करके उससे पुश करता हूँ. अरे 10 करूँगा, 10 में से एक चल जाएगा, एक चल गया तो बारे न्यारे हो जाएंगे. रिस्की स्पेस भी होता चला जा रहा है. अगर हम लोगों को आज अगर ये बताना चाहें कि मीम कॉइन को भी क्या इवैल्यूएट करने के तरीके होते हैं, कल्टीनेस को कैसे इवैल्यूएट करें. थर्मामीटर लगा के मैं आपका बुखार चेक कर सकता हूँ. अगर आपका बुखार थर्मामीटर मुझे बता देगा कि 100 है या 101 है, मीम कॉइन का थर्मामीटर कौन सा है जो ये बता सकता है इनिशियल स्टेजेस में, या कि ये मीम कॉइन इज वर्थ अटेंशन. इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है, पहली बात वर्थ अटेंशन और नॉट. और इसमें होता सब कुछ इतना जल्दी है, लोग एक्चुअली फोमो में क्यों आते हैं मीम कॉइन में, ये भी एक टॉपिक हम बाद में डिस्कस करूंगा ज़रूर. कि इतना टाइम नहीं होता है क्रिप्टो में और ऑल्ट कॉइन्स को स्टडी करने में और एक्शन लेने के बीच में बहुत टाइम होता है. वो इतनी जल्दी से वहाँ चीज़ें नहीं बदलती हैं. मीम कॉइन्स में भी ट्रंप के अंदर जब तक लोगों ने फिगर आउट किया कि ये हैक्ड तो नहीं हो गया है, तब तक उसका मार्केट कैप 3 और 4 टाइम्स हो गया था. जब तक लोगों को सिर्फ इतना फिगर आउट करने में टाइम लगा कि ये जेन्युइन है कि नहीं है. हाउ टू इवन इवैल्यूएट, एक थर्मामीटर बताइए जिससे हम एक मीम कॉइन को इवैल्यूएट कर सके. अभी हमने जैसे पहले चेंज को करा. आंसर इज नो, देयर इज नो मेट्रिक प्राइमरीली. एक मेट्रिक जो इकलौता मेट्रिक मैं ट्रैक करता हूँ वो ये है कि एक L1 का सबसे बड़ा मीम कॉइन कौन सा है. बट अगेन दैट कैन, वो मेट्रिक सिर्फ बड़े मीम कॉइन्स के लिए, बड़े मीम कॉइन्स के लिए, नए मीम्स के लिए कुछ नहीं है. यही तो इस बात की. अच्छा, ये जैसे मुराद है, मैं मुराद को फॉलो करता हूँ. मुझे लगता है कि मुराद ने पिछले कुछ टाइम में क्रेडिबिलिटी अर्न करी है. उसकी बहुत चीज़ों से मैं एग्री नहीं करता हूँ, डिसएग्री करता हूँ, पर एटलीस्ट उस बंदे ने एक थर्मामीटर बनाने की कोशिश करी है. उसका थर्मामीटर का सबसे पहला पॉइंट ये कि यार, सबसे पहला नहीं, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, वो कहता है कि $1,000 से ऊपर कितने होल्डर्स हैं किसी पर्टिकुलर मीम में. ये बड़ा इंपॉर्टेंट मीट्रिक है. यू एग्री? वही कहता है कि अगर किसी का $1,000 इन्वेस्टेड है, दैट जस्ट शोज
कि टोटल होल्डर्स में मीम कॉइन के कितना % लोग का $1,000 से ऊपर की इन्वेस्टमेंट है? Is it a metric to evaluate? आप कर सकते हो, दिस इज अ गुड मेट्रिक, आप इसको रख सकते हो मेट्रिक को, बट अगेन द सपोज करो एक मीम कॉइन है, उसमें एक में 40% होल्डर जो हैं उनके $1,000 से ऊपर लगे हुए, राइट, और एक है जिसमें सिर्फ 10% लोगों के हैं $1,000 से ऊपर। इस मेट्रिक से क्या पता लग रहा है? इसमें मतलब टोटल मार्केट कैप भी ऑब्वियसली एक मेट्रिक आएगा इस पे, और मेरे को सबसे ज़्यादा, मेरे लिए इससे बड़ा मेट्रिक जो ये रहेगा वो ये रहेगा कि टोटली वो कितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका मार्केट कैप। डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेंस कि मान लीजिए टॉप 20 वॉलेट्स में 100% 90% तो नहीं है सप्लाई, कि अगर मैं मेरे लिए पहला मेट्रिक होगा कि पहले 10 वॉलेट, पहले 100 वॉलेट और पहले 1000 वॉलेट कितने % ऑफ सप्लाई होल्ड करते हैं। अच्छा, राइट, तो ये सेंट्रलाइजेशन बताएगा, ये डिसेंट्रलाइजेशन बताएगा, डिसेंट्रलाइजेशन बताएगा कितना डिसेंट्रलाइज है। राइट। अच्छा चलो, डिसेंट्रलाइज है, और अब क्या हम ये मैट्रिक्स लगा सकते हैं दूसरा वाला कि $1,000 से ऊपर कितनों की इन्वेस्टमेंट है? ये ज़रूरी नहीं रहा ना। अब आप सोचो कि अब मान लीजिए आज उसका मार्केट कैप है $100,000 और वो पहले 1000 में है, 1000 के पास इक्वल सप्लाई है, पहले 1000 वॉलेट में 1000 ही होल्डर था, उन सबके पास इक्वल सप्लाई है बाय सम मीन्स। कितने क्या हुआ उसका मेट्रिक के हर बंदे के पास ऑलमोस्ट $100 के कॉइन्स हैं, राइट। जैसे ही वो 10x मारेगा सबके $1000 के हो जाएंगे, या वो 50% गिर जाएगा, तो जो आप $1000 आप बोल रहे हो वो $500 रह जाएंगे। तो फेयर एंड फ्री एंड फेयर मूवमेंट होना और उसका डिसेंट्रलाइज होना, उसकी पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री एंड फेयर होनी चाहिए, दूसरी बात वो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए अपने करंट स्ट्रक्चर में। अगर वो छोटा है तो, बड़ा है तो वो डिसेंट्रलाइज कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, जब तक क्योंकि एक्सचेंजेस के पास हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। अगर वो बिल्कुल नया मीम कॉइन है तो मेरे लिए ये 2 मेट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या वो फ्री एंड फेयर मूवमेंट से निकला है, ए, बी क्या वो एक इवनली डिसेंट्रलाइज्ड है, सी मैं उसमें ये देखूंगा कि क्या ये मीम का कल्ट है। वो कब पता चलेगा? अगर मैं उस मूवमेंट से जुड़ा हूँगा। जैसे कि आप मान लो कि आज ऑफिशियल ट्रम्प कॉइन लॉन्च किया, ठीक है, ट्रम्प ने, बट ट्रम्प का जो ट्रम्प था और बाइडन का बोडन कॉइन था जो यूएस इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा चले हैं, जब ऐसे लगता था कि बाइडन जीतने वाला तो बोडन बढ़ जाता था, जब बाइडन कुछ सही कर देता था, जब ट्रम्प कुछ सही कर देता था ट्रम्प बढ़ जाता था, राइट। जो मागा करके भी एक कॉइन था, अगर आपको पता हो तो अब इन 2 कॉइन्स को, ये पॉलिटिकल कॉइन्स हैं, अगर मैं यूएस इलेक्शन फॉलो कर ही नहीं रहा तो मेरा ईदर ऑफ देम में पैसे लगाने की सेंस नहीं बनती, बिकॉज मैं तो किसी कल्ट का पार्टी नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं मेरा कल्ट कुछ सही कर भी रहा है कि नहीं कर पा रहा है। मेरे लिए तो वो गैम्बलिंग हो गई इन दैट केस। बट अगर मैं ट्रम्प सपोर्टर हूँ या मैं बाइडन सपोर्टर हूँ और मुझे पता है बाइडन अब जीत रहा है कि हार रहा है, मैं क्लोजली आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दिस मूवमेंट, तो मुझे पैसे लगाने चाहिए, क्योंकि अब मैं अपनी अटेंशन को मोनेटाइज कर पा रहा हूँ। मेरी अटेंशन तो ऑलरेडी यूएस पॉलिटिक्स में थी, मुझे मज़ा आ रहा था पढ़ने में, पढ़ भी रहा था, समझ भी रहा था, पर उसको मैं मोनेटाइज नहीं कर पा रहा था पहले अपनी अटेंशन को। अब इन 2 मीम कॉइन की वजह से मैं उसको मोनेटाइज कर पा रहा हूँ। पर अगर मैं इस मोमेंट का पार्ट नहीं हूँ तो मुझे नहीं करना चाहिए, सिंपल एज दैट। चलिए एक मिनट को, जो इस्टेब्लिश कॉइन्स हैं मीम कॉइन्स, लोगों को समझने में दिक्कत हो रही होगी, तो मैं एग्जांपल के देता हूँ। डोज का क्या कल्ट है? डोज एक लाइन में, 1-2 लाइन में आपके हिसाब से बिग कल्ट है। क्या मतलब, क्या कल्ट मूवमेंट क्या है? डोज वॉज फ्री एंड फेयर मूवमेंट के डेव्स चले गए, डेव्स ने छोड़ दिया, तब भी उसके ऊपर हैश पावर आती रही, सर्वाइवल हैश पावर आती रही और बढ़ती रही। मतलब एक कल्ट के सब छोड़ जाएंगे तब भी मैं जिंदा रहूंगा, मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राइट। ओके, चलिए। पेपे शिबा इनू का, इनकी यही, जैसे शिबा इनू की तो हिस्ट्री हो गई थी कि जब विटालिक ने डंप कर दिया था और विटालिक ने फिर इंडिया के लिए ये डोनेट कर दिया था, और उसका फिर एक सोशल इम्पैक्ट से जुड़ गए ना ये कॉइन्स कहीं ना कहीं। हाँ, पेपे मीन्स फ्रॉग की कल्ट के, एक जो फ्रॉग डॉग अगर मीम्स में है तो फ्रॉग क्यों नहीं हो सकता? फ्रॉग्स कैन बी डॉग्स, प्रॉब्ली दैट काइंड ऑफ दिस थिंग। देन यू हैव कैट लवर्स, दुनिया में सबसे ज़्यादा एज अ पेट वो है, तो कैट से रिलेटेड हो गया। बॉन्क, सर्वाइवल ऑफ सोलाना फ्रॉम $8 टू
उस टाइम पे डॉलर्स और वो इट रिप्रेजेंट्स कि सोलाना में विल थी तो इट रिप्रेजेंट्स द power of Solana, fighting spirit of Solana. It's a celebration of fighting spirit of Solana. If Solana does well, Bonk will automatically does Absolutely. well. So ये वो spirit का नाम है. इस सब में से मैं आपको एक और कॉइन बताता हूँ, डॉग टू द मून. सुना है आपने? नहीं. डॉग टू द मून रून्स पे, बिटकॉइन चेन पे पहला मीम था. एंड द गुड थिंग इज कि ये फ्री एंड फेयर हुआ, सबको फ्री में एयर ड्रॉप हुआ. तो जो ऑर्डिनल चलाते थे उनको रूनस्टोन नाम का ऑर्डिनल एयर ड्रॉप हुआ, और जिनके पास भी रूनस्टोन था उनको डॉग टू द मून करके कॉइन हुआ. उसका अभी भी आई गेस 700 मिलियन मार्केट कैप है. एंड आई एम वेरी बुलिश ऑन टू दिस. वो बिटकॉइन इकोसिस्टम का सबसे बड़ा मीम कॉइन है. ओके, मेरा ही कहना है. हाँ. अब ये मूवमेंट को मैं इस पर थोड़ी लाइट और डालता हूँ, डॉग टू द मून की, क्यों एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है. पहली बात फ्री एंड फेयर था. दूसरी बात बिटकॉइन चेन की लिक्विडिटी थी. तीसरी बात अगर आप देखोगे तो उसके जो फाउंडर है ना, वो ऑर्डिनल्स का फाउंडर भी था. उसी ने वो एयर ड्रॉप किया था, लिनॉर्डस करके. ट्विटर पे ही इज बिग. उसने वो किया. अच्छा, अब कम्युनिटी में जिन्होंने डॉग को सपोर्ट किया उनके ट्विटर फट गए. ये केस स्टडी है कि जो डॉग टू द मून के अगर अब उसका जो सिग्नल है वो डॉग बिटकॉइन है. डॉग देन ब्रैकेट में बिटकॉइन DOG है उसका. उसके जो सपोर्टर्स थे ना, लोग डॉग खरीद रहे थे और डॉग के बारे में ट्वीट कर रहे थे क्योंकि उनको इनसेन एंगेजमेंट मिल रही थी. इन्होंने ना किसी VCs के लिए, ना एक्सचेंजेस के लिए, ना लिक्विडिटी के लिए कहीं किसी के लिए डॉग टोकन रखा ही नहीं. सारा कम्युनिटी में बांट दिया. आज तक कोई वेबसाइट नहीं है, कोई ऑफिशियल ट्विटर हैंडल नहीं है, कुछ नहीं है. एंड कॉइन का 700 मिलियन मार्केट कैप है. हाँ, व्हाट आई एम जस्ट सेइंग कि एक जो भी सुन रहा है इस टाइम, उसको थोड़ा सा ये तो पता लग गया कि चलो मीम को इवैल्यूएट करने का भी एक तरीका होता है. बट फिर भी मैं अब आ जाता हूँ उसमें कि मुझे लगता है कि मीम्स को आप अवॉइड करो. ठीक है, अभी भी क्योंकि मीम्स कैन टेक अ करेक्शन ऑफ 90%. अच्छे से अच्छा मीम 80% 90% तक बेयर मार्केट में करेक्शन ले लेगा आराम से. और अभी बुल मार्केट में सब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है बुल मार्केट में दोस्त. लेकिन बेयर मार्केट में अगर कोई सबसे ज़्यादा चीज़ गिरती है तो मीम्स गिरते हैं. और अगर आपको फिर भी जिद है, नहीं मेरे को कल्ट का पार्ट बनना है, क्योंकि वो आपका हक है, वो उसको कोई रोक नहीं सकता. मतलब कल्ट एक फिनोमिना है, और मैंने देखा है कि कल्ट बनते ही तब हैं जब उनको बहुत ज़्यादा रोका जाता है. मीम के बारे में जब सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंक्लूडिंग मी, तो मैं देखता हूँ उतना ही ग्रो कर रहा है. क्योंकि शायद ये भी एक कल्ट है. क्योंकि रेजिस्टेंस को तोड़ना, एक बंधन को तोड़ना भी एक कल्ट है. और मेरा इस पे ओपिनियन ये है कि यू शुड एलोकेट एटलीस्ट 5%. अब ज़्यादा मत करो. पर 5% आप कर सकते हो, बिकॉज अगर वो 5% आपका 1% भी रह गया पोर्टफोलियो का, बाकी 95% विल स्टिल डू डिसेंट. जो 100% जा रहे हैं वो गलत है. बट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ योर पोर्टफोलियो कैन हैव अल्फाज लाइक मीम कॉइन्स, और उनका इवैल्यूएट करने का हमने आपको थोड़ा सा तरीका बताया. अब हम चलते हैं कि मेरी एक थ्योरी है, इसको प्रूव करना कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ. मेरी एक थ्योरी ये कहती है 90% of altcoins do not need a token. 90% of the altcoins do not need a token. All their tokens are meme coins. Right. और अभी हमने एपिसोड के दूसरे तीसरे में बात की थी कि वो चेंज चल रही हैं जिनके कल्ट है. तो टोकन उनके भी कल्ट बनाने के फिनोमिना की तरह यूज हो रहे हैं. राइट. उनका एक्चुअल यूज केस वो बिना टोकन के भी कुछ साल चल सकते थे. राइट. और मैं आपको अब मतलब आपने मेरे पॉइंट को रीइंफोर्स कर दिया. हाँ. जो मैंने इस एपिसोड के स्टार्टिंग में बात बोली थी. हाँ. कि मीम कॉइन्स के आज के टाइम में बिगेस्ट पिच क्या है, वी डोंट हैव अ रोड मैप. हाँ. तो अब रोड मैप नहीं है तो रोड मैप फेलियर होने का रिस्क ही खत्म हो गया. हाँ. अब आप बोल रहे हो कि 90% of the projects don't need a token. Their token is basically meme coin, but it's a meme coin with a roadmap. तो risk ज़्यादा हो गया ना. Yes. So they are meme coin with a roadmap. Okay. So now we have a definition. All 90% of the altcoins, their tokens are meme coins with a roadmap. And meme coins are meme coins and without. meme coins are meme coins without a roadmap. तो failure risk किस में ज़्यादा हुआ? With a roadmap, because people have always something
टू इवेल्युएट, राइट, टू एनालाइज, ये टू नहीं कंपेयर। हुआ, ये नहीं हुआ, आप गिर देते हैं। हाँ, कल्ट में रियल कल्ट वही है जिसका गोल सब्जेक्टिव है तो मैं ऐसा और जिसको आप इवेल्युएट नहीं कर सकते। अगर फ्यूचर में मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि द राइट मेथड वुड बी कि आप फंडिंग के लिए एक मीम कॉइन लॉन्च करोगे, बट प्रोजेक्ट से या प्रॉफिट प्रोटोकॉल फीस और उस सब से बनाओगे। प्रोटोकॉल्स के लिए टोकन्स की हमेशा ज़रूरत नहीं है इफेक्टिवली। हमने, आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स, पर कितने ज़्यादा अच्छे प्रोटोकॉल्स थे जिनके टोकन्स की कोई सेंस ही नहीं थी, दैट्स व्हाई दे वेंट टू जीरो। अगर आपको लास्ट रैली में याद हो तो गवर्नेंस टोकन्स चले हैं, ये कुछ नहीं हो रहा तो आप अपने प्रोजेक्ट का गवर्नेंस टोकन निकाल दो। क्या वैल्यू है भैया गवर्नेंस टोकन की? ज़ीरो, जिल्च। गवर्नेंस टोकन का मतलब है कि मेरे प्लेटफॉर्म को तो टोकन की वैसे इकोनॉमिक्स में कहीं ज़रूरत नहीं थी, पर अब मुझे टोकन निकालने था तो मैंने गवर्न करना था। और मैं तब भी बोलता था कि इनकी सेंस नहीं बनती। इथीरियम की वैल्यू इसलिए भी कि इथीरियम चेन पे जब भी ट्रांजैक्ट करना है मुझे ईथ में फीस पे करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली, जैसे वहाँ लगता है कि यार वहाँ टोकन के बगैर कैसे कैसे इथीरियम चलेगा। अगर वो नहीं है, करेंसी है, हाँ, तो वो नहीं है तो वो आपको नहीं चाहिए। दैट्स वेयर। बट कई डैप्स ऐसी लगती हैं मुझे जहाँ टोकन की जरूरत नहीं है, नहीं but है। वो टोकन क्योंकि एक वीसी की एंट्री भी एक टोकन को पुश करती है, राइट। और आप सोचो कि क्योंकि उसको एग्जिट चाहिए, उसको वो पैसे दे रहा है, उसको एग्जिट चाहिए, वो उसके लिए बहुत बढ़िया है टोकन, और कितना फास्ट लिक्विडिटी से एग्जिट है। बहुत ही स्मार्ट बात करी है काशिफ आपने, मतलब स्मार्टेस्ट पॉइंट दैट यू हैव पुट फॉरवर्ड। तो दूसरा नैरेटिव ये है कि रोड मैप नहीं होना चाहिए मीम्स का। दूसरा मैंने आपको क्या बोला था कि वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्री एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि नो वीसीज, नो इन्वेस्टर्स, नो केवल्स। तो जब फ्री एंड फेयर मूवमेंट होता है तो वो वीसीज को भी खुद बाईपास कर देता है। तो कोई पुश करने वाला नहीं है उसको नेगेटिवली। उसको कम्युनिटी को लगेगा तो कम्युनिटी उठाएगी, कम्युनिटी को लगेगा तो कम्युनिटी जीरो कर देगी। हैविंग सेड दैट, येस मीम कॉइन्स आर रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, एंड वो आपका बहुत छोटा पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो ही होना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। इनफैक्ट मैं यही कहना चाहूँगा ऑडियंस को कि आपको एक फिगर आउट हुआ होगा कि यार ये कितना सेंसिबल डिस्कशन है। मीम कॉइन्स आर हियर टू स्टे, नंबर वन, whether you like it or not, whether I like it or not. Meme coins have no fundamental this thing, but then cults are not formed because of roadmaps. जैसे इन्होंने बात वेरी कॉन्ट्रारियन, रिलीजन्स इवन डोंट हैव फंडामेंटल थिंग्स। सो कल्ट्स आर बिलीफ। Right. जैसे बिटकॉइन भी शुरू में एक मीम था जिसका बिलीफ था, आज भी वो कल्ट है। इनफैक्ट इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कल्टीनेस की डिग्री में अगर हम देखें तो 100 आउट ऑफ 100 जो कल्टीनेस है वो गोज टू बिटकॉइन। आज भी आप किसी बिटकॉइनर से बात करो, जितना बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट डिग्री में और ज़्यादा है, 100 आउट ऑफ 100। और लेकिन कई लोग हैं जो बिटकॉइन में बिलीव करते हैं, ऑल्ट्स में बिलीव करते हैं। देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु बिलीव इन ऑल्ट्स एंड नॉट इन बिटकॉइन। राइट। सो बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन रही कि कैसे मीम कॉइन्स इवेल्युएट हो रहे हैं, कैसे मीम कॉइन्स आज भी अगर 3 ट्रिलियन मार्केट के अंदर अगर मीम कॉइन्स आर 100 बिलियन ओनली। ओह, 3 ट्रिलियन का क्रिप्टो का मार्केट कैप और मीम कॉइन्स आर 100 and 120 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप है। राइट। इमेजिन हाउ मच स्कोप दिस पर्टिकुलर कैटेगरी हैज। राइट। एंड कैटेगरी स्कोप से ज़्यादा मुझे ये लगता है कि इवेंचुअली इट विल बी इन फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन कि फॉर मी अगर मैं डॉग होल्ड करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी फाइनेंशियल गेन आउट ऑफ इट। शायद मैं कभी बेचूं भी नहीं। इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट, आई एम पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। आई एम पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। आपको पता है काशिफ, एंड आई स्टिल होल्ड इट, जो मेरा पहला इथेरियम वॉलेट था ना जो मैंने बनाया था, आई स्टिल होल्ड इट। अगर मैं किसी भी मतलब अब तो नहीं, 2017-2018 में अगर मैं किसी इथेरियम से मिलता था, किसी बंदे से मिलता था, तो आई यूज टू सेंड हिम फ्यू सैट्स जस्ट टू टेल हिम दैट दिस इज माई वॉलेट, एंड इट वॉज वेरी गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन बैक देन। अब वो उतना रेलिवेंट नहीं रहा है, बट इनिशियल जो मीटअप्स और कॉन्फ्रेंसेज होते हैं ना, पीपल यूज टू एयर ड्रॉप ईच अदर कि आई एम पार्ट ऑफ दिस टोकन कम्युनिटी। टक मेरी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे जिसमें मैं 2018 में 2019 में लोगों को डोज कॉइन दे रहा हूँ। राइट। तो और मैं किसी भी स्पीच के लिए किसी कहीं पे भी जाता था, यूज टू एयर ड्रॉप टोकन एट द एंड, तो ताकि लोग उसे यूज़ करें, लोग उसे एक बार करके देखेंगे हाउ इट फील्स टू होल्ड इट।
एंड ये जो पार्ट है कि मैं एक कॉइन में इन्वेस्ट सिर्फ फाइनेंशियल गेन्स के लिए नहीं करूँगा, बिकॉज आई रेजोनेट विद दैट पर्टिकुलर थॉट, आई एम पार्ट ऑफ दैट कल्ट, आई एम पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी. जो वो एक्सप्रेशन है वो भी मीम कॉइन्स को आगे ग्रो करवाएगा, बिकॉज वो एक्सप्रेस करने का तरीका मेरे को लगता है कि और बढ़ेगा भी. राइट. चलिए, इस एपिसोड में बहुत अच्छा लगा, हमने मीम कॉइन्स के बारे में डिस्कशन करी और पूरा कैसे उसको इवैल्यूएट करने का तरीका क्या है. फिर भी किसी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है इसमें. हमने जो भी टोकन्स की बात करी वो सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस के लिए, इस पूरी सीरीज में इनफैक्ट इस पूरी सीरीज में किसी भी पर्टिकुलर टोकन को हमने सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज़ किया है, क्योंकि आप जब कोई बात समझाएंगे तो एग्जाम्पल आपको देने ही पड़ेंगे. चलिए, मिलते हैं एक नए एपिसोड में फिर, जिसमें हम बात करेंगे, करनी तो हमने इस एपिसोड में दी लेकिन अगले एपिसोड में बात करेंगे लास्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की. चलो, थैंक यू वेरी मच.